नहीं है। अब्दुल जब्बार साहब कराची से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे ये इस्लामिक बैंकिंग में डिपॉजिट रखते हैं जी, तो पहले से वो डिपॉजिट इंटरेस्ट जो प्रॉफिट रेट है वो अनाउंस कर देते हैं, जो कि सेम है जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग में है जी। तो इन जैसे आपने 3 मंथ के लिए कहा तो वो मैनेजर आपसे कहता है कि हम आपको 8% प्रॉफिट देंगे या 7%, एक फिक्स रेट डिसाइड हो जाता है फॉर द पीरियड, प्री डिटरमिन्ड फिक्स रेट है। और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फर्क रहा? ठीक है जी। अगेन फिर वही बात के कुछ चीज़ें जो कि कंफ्यूजन बन जाती हैं और वो फिर एक परसेप्शन क्रिएट करना होता ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रेट होता है। बेसिकली जो इस्लामिक बैंक है वो हर महीने अपने रेट्स अनाउंस करते हैं। लिहाजा अगर कोई भी कस्टमर बैंक के पास आता है तो बैंकर उसको पिछले महीने का रेट बताता है कि ये वो रेट है जो हमने पिछले महीने दिया लेकिन था। वो फिक्स्ड होता है ना एक तरीके से। नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू चेंजेस हैं। सब्जेक्ट इस मंथ जो इस मंथ जो रेट आएगा वो सब्जेक्ट टू आवर न्यू प्रॉफिट्स है। इनका सवाल ये है कि वो पहले से रेट कैसे अनाउंस कर देते हैं व्हेन इट इज अबाउट प्रॉफिट एंड शेयरिंग? नहीं, अगेन इट कैन नॉट बी अनाउंस्ड एंड इट्स नेवर अनाउंस्ड। जो भी बताया जाता है रेट वो गुज़िश्ता माह का रेट होता है कि गुज़िश्ता महीने बैंक ने इस कैटेगरी पर ये रेट दिया। मिसाल के तौर पर 3 महीने के डिपॉजिट पर ये 6% या 7% रेट दिया तो गया। अगर मेरे पास सेविंग अकाउंट है, ये मुमकिन है कि मुझे जो है ब्रांच मैनेजर कहेगा कि आपको हम 5% रिटर्न देंगे आपके डिपॉजिट्स पर, और अगले महीने किसी वजह से वो परसेंटेज 5 से 4 हो जाए मुझे बताए बगैर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तो ये कंफर्म थोड़ा सा ये है कि हम आपको ये कह नहीं सकते कि आपको हम 5% देंगे, ये नहीं कह सकते पहली बात तो। अच्छा, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेशन 5% की, जैसे एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी बिजनेस की 6% की है या 7% की है, लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हो सकती कि मैं आपको 8% या 9% या 10% कमिट करूं कि मैं दे सकता हूं। अच्छा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है वैसे कि कुछ बैंक्स जो है जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि 5.5% आपको रिटर्न मिलेगा इस पर। अगेन प्रॉब्ली वो शायद ट्रेनिंग का, वो नए लोग आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड ये गलत रेट है, हो आप सकता है, आप कमिट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात पहले भी कई मरतबा आ चुकी है जी डॉक्टर साहब, कि ये जो पैसे जो लगाते हैं ना, जितने भी डिपॉजिटर के पैसे होते हैं, ये आम तौर पे लगाते हैं मुराबाहा और इजारा के अंदर, और मुराबाहा ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रॉफिट है वो प्री डिटरमिन्ड होता है। सही है। इजारा के अंदर भी जो रेट ऑफ रेंटल है वो प्री डिटरमिन्ड होता है, जो कि जायज है इस्लाम में, जो कि जायज है, बल्कि होना चाहिए। प्री डिटरमिन्ड अगर नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन नाजायज हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे पैसे मुराबाहा में लग गए और इजारा में लग गए ज्यादातर। सही है। तो उसकी वजह से इनको पता होता है कि आइंदा कितने पैसे आने वाले हैं और क्या रेट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। तो अगर ये कह दें कि भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट ये है और एक्चुअली वो हकीकत में वो भी वही हो, तो इसमें कोई यानी कि कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह इनको पता है कि वो इस पूरे पूल के पैसे जो है वो फुला जगह यूटिलाइज किए गए, फुला जगह लगे, और वहां से तकरीबन एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है तकरीबन 10% है। सही है। तो ये कहते हैं कि भाई हम आपको तकरीबन 10% ही दे देंगे। ठीक है। क्योंकि वो इसी तरीके से फिर शेयरिंग इसी तरह रखी है उसकी, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है उसमें आपको तकरीबन 10% या 8% मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर वो ऐसा हो तो सही। हाँ, अलबत्ता अगर वो ऐसे पैसे मिसाल के तौर पर वो पैसे लगा देते हैं एक्विटी में या स्टॉक में, और वहां पे बहुत वोलेटिलिटी होती है और ऊपर नीचे जाने के चांसेस होते हैं, तो फिर नहीं, तो बैंकर खुद नहीं बता सकते, तो फिर एक्सपेक्टेड भी नहीं हो सकता था, अब कम से कम एक्सपेक्टेशन हो सकती है। और मुराबा इजारा दोनों प्रोडक्ट में प्री डिटरमिन्ड रेट होता है, फिक्स रेट होता है, लेकिन वो जायज है, वो इस्लाम उसकी इजाजत देता है। अली हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली। Ji, Assalamualaikum. My question, sir, is on behalf of a taxi driver who has asked me this question, and I'm representing him. The question is this: if I borrow from an Islamic bank to buy a car, and if as a taxi driver I die, will the people who come to recover the money from an Islamic bank be any different from a conventional bank? In other words, I don't believe in life, the person doesn't believe in life insurance policy, and his concern is that if they will do the same kind of tactics as is done sometimes in conventional system. Thank you very much अली। जी, टैक्सी ड्राइवर ने ये सवाल किया कि मैं उधार लेता हूँ और खुदा न खास्ता उसकी जो है उसका इंतकाल हो जाता है, तो क्या वही पहले तो मुझे बताएं कन्वेंशनल बैंकिंग क्या करते हैं? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई दफ़ा जैसे हमारे तो खैर वो लोन नहीं लेता, हमारे तो गाड़ी, हम उसको गाड़ी किराए पे दे देंगे, इजारा पे दे देंगे जी। कन्वेंशनली आप उसको एक लोन देते हैं और फिर उसकी रिकवरी के लिए अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है या डिलिंक्वेंट हो जाता है, तो देखें रिकवरी के एफर्ट्स करना तो जायज़ है, अगर उसको इस हद तक ले जाना कि हैरेसमेंट की जाए, अब्यूज़ किया जाए, वो जायज़ नहीं, क्योंकि देखें हर चीज़ का कानूनी तरीका मौजूद है। आप एक कानूनी तरीके को इख्तियार करते हुए जाते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कानून तोड़ते हैं
सही है, आप उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको हैरेस कर रहे हैं, आप वहाँ जाके उसकी फैमिली को, क्योंकि यहाँ तो ये क्वेश्चन हो रहा है कि आफ्टर उसकी इंतकाल के बाद क्या होगा, क्या उसकी फैमिली से पैसा लिया जाएगा? इसमें जनरली फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी एक इसने इस्लामिक बैंक से किराए पे ली, तो गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो बैंक की ओनरशिप है, वो किराया दे रहा है। अब खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर वो उसके वरसा जो हैं वो गाड़ी चला सकते हैं तो उनके साथ मामला कर लिया जाए। ठीक है, हो सकता है उनको 1 आध महीने की मोहलत दी जाए, क्योंकि अगर नहीं हो रहे तो गाड़ी वापस ले ली जाएगी। इंसानियत के तहत हम करना चाहिए हमें, हम 1 आध महीने का एक पीरियड देंगे भाई, जब तक उनका कोई बड़ा बेटा है, कोई और है, वो गाड़ी चला सकता है तो वो कंटिन्यू कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर गाड़ी का किराए का बोझ डालना भी कोई इंसाफ नहीं है। ठीक है, गाड़ी बैंक वापस ले सकता है। सही है। और अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल लोन आप कन्वेंशनल सिस्टम में ले सकते हैं, तो उस पर तो कोई एसेट आप जो है एज अ कोलैटरल नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, कन्वेंशनल बैंक एक सिस्टम करेगा। इस्लामिक बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एसेट बैक्ड है, एसेट उसमें कोलैटरल दिया जाता है, तो कहीं पे भी ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी फैमिली से पैसा लिया जाएगा। बैंक कैन टेक दैट एसेट बैक विद देम। जी बिल्कुल, ज़्यादातर क्योंकि अगर हमने घर दिया है, हमने गाड़ी दी हुई है, तो उसमें क्या होगा, वो गाड़ी या घर वापस ले सकता है, या अगर घर है तो उसमें वापस लेने का नहीं बल्कि उसको बेचा जाएगा, उसका हिस्सा उसको दे देंगे। देखें, हम डिपॉजिटर्स के पैसे को आगे फाइनेंस यानी आगे इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम किसी डिपॉजिटर के पैसे को ऐसे माफ़ करने लगे तो भी ये देखें उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है। ठीक है, ये गाड़ियों का जो अभी जो सवाल आया, उन्होंने मेरे ख्याल से लोन की बात की, नॉट स्पेसिफिकली कार। तो असल में जो अगर मिसाल के तौर पे कार लेते हैं और इजारा का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस इजारा का मतलब सब जानते हैं कि भाई किराए पे ली है गाड़ी। अगर एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो इसका मतलब है इजारा टर्मिनेट हो गया, इजारा खत्म हो गया, तो गाड़ी का उसूलन राइट दोबारा बैंक के पास आके बैंक उसको चाहे तो रखे और चाहे तो वो उनके अपने घर वालों को अगर चाहे तो हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे। लेकिन ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, क्योंकि किराए का मामला है, अगर मुराबा होता है, सेल कर चुका होता वो, तो फिर तो उसकी वो मालिक वो होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि इजारे का कॉन्ट्रैक्ट ले आता, फिर वो बैंक की मिल्कियत में आ जाएगी। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आपके सामने हाजिर होंगे। कॉल अस लाइव एट 0900-666-66। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज और आपके सवालात का जवाब देंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Our discussion, Islamic banking, issues in Islamic banking, scope of Islamic banking, Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Our discussion, Islamic banking, issues in Islamic banking, scope of Islamic banking, Islamic banking. Welcome back to Let's Talk About Islamic Banking. You can call us at 0900-666-66. हमारे साथ डॉक्टर इमरान उस्मानी, अहमद अली सिद्दीकी और मोहम्मद रज़ा साहब मौजूद हैं जो आपके सवालात का जवाब देंगे। ब्रेक से पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल थी अली साहब की। मैं एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे उसी एग्जाम्पल को लेते, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको इजारा नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर्टी लोन नहीं चाहिए, हाउस फाइनेंसिंग नहीं चाहिए, उसने किसी से उधार लिया हुआ है, उसको उधार करने के लिए इस्लामिक बैंक से पैसा लेना है, क्या वो ले सकता है किसी प्रोडक्ट के जरिए? देखिए, अभी हमारे पास बात होती है पर्सनल लोन। अच्छा, मैं कॉल ले लूँ क्योंकि कॉलर जो है उनके सवाल ज़्यादा ज़रूरी हैं। अनवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कहाँ से? मीरपुर खास से। मीरपुर खास से। जी अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं एक कार लेता हूँ इस्लामी बैंकिंग से जी, तो इसकी डाउन पेमेंट फॉर एग्जांपल 1.5 लाख में दे देता हूँ जी, ठीक है, और इसका जो मंथली है तकरीबन कोई 10-12 हज़ार रुपये वो भी मैं देता रहता हूँ। सही है। तो बाद में अगर मैं वो 1 साल के बाद गाड़ी बैंक को वापसी देता हूँ और अपनी डाउन पेमेंट भी वापसी ले लेता हूँ, और जो किराए की बदले मैंने पैसे दिए हैं वो आप काट लें, असल जो है मुझे वापसी हो सकते हैं? ठीक है जी। अहमद साहब, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका 1 साल का इजारा एग्रीमेंट है और आप 1 साल तक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका रेंट देते हैं, तो आप 1 साल बाद गाड़ी वापस कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट, डाउन पेमेंट नहीं होता, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो देखें कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंडिंग होते हैं, अगर आपने किसी से 3 साल का एक मुआहदा किया तो आपको 3 साल आपको पूरे करने होते हैं। अगर आप उससे पहले निकलना चाह रहे हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है, जिसके अंदर फिर आपके पास जो अंडरटेकिंग टू परचेज की बात हुई थी, हम उसको ऑफर करते हैं कि आप ये गाड़ी हमसे परचेज कर लो, ठीक है, 1 साल के बाद। हाँ, अगर वो जल्दी खरीदना चाहते हैं, अगर वो नहीं परचेज करना चाहता, फिर उस सूरत में वो गाड़ी मार्केट में सेल की जाती है, और जो परचेज प्राइस हमने उसके साथ एग्री हुई थी या जो शेड्यूल में थी और जो हमें कीमत मिली होती है एक्चुअल प्राइस,
हम देखते हैं उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो कस्टमर को उसकी अमाउंट वापस कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई 1-2 हज़ार का 5 हज़ार का डिफरेंस है तो वो पेनल्टी के तौर पे आप रख लेते हैं। नहीं, पेनल्टी नहीं कहेंगे, बल्कि एक कमिटमेंट थी कि मैं 100 रुपये में या 10,000 में खरीदूंगा वो, और उसकी कमिटमेंट ना पूरा करने से हमें वो 9,500 में बेचनी पड़ी। सही। तो ये शरीयत एक हक देती है कि आप 500 रुपये, वो आपके पास हक है, आप ले सकते हैं। ठीक है।